गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। वैसे तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर है, बट ड्यू टू सम अर्जेंसी आपके मैथ्स फैकल्टी जो है वो अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग योर इंग्लिश क्लास। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। And in today's class, we are going to read chapter The Ailing Planet, The Green Movements Role. तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि एलिंग किसे कहा जाता है। ठीक है, द एलिंग प्लेनेट। एलिंग मीन्स, एलिंग का मतलब होता है बच्चों सिक, यानी कि बीमार। ठीक है स्टूडेंट्स, बीमार प्लेनेट के बारे में ये बात हो रही है, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और इसमें जो ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जो ऑथर है वो है नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला, तो ये आप याद रखेंगे कि चैप्टर क्या क्या नाम है, द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और नानी पालखीवाला इसके ऑथर हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अब। The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. ठीक है बच्चों, अब ये बताया जा रहा है जो आप पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में ये एक स्टोरी नहीं होने वाली है, बल्कि ये क्या होने वाला है, ये एक आर्टिकल होने वाला है जो किसने लिखा था, नानी पालखीवाला ने लिखा था, और इसे पब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस में। कब? 24 नवंबर 1994 में ये पब्लिश हुआ था, इनके द्वारा लिखा गया था। इन्होंने इसमें जो इशू का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुद्दा, जो उन्होंने इसमें मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे क्या थे स्टूडेंट्स? वो मुद्दे थे डिक्लाइनिंग हेल्थ। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है बच्चों गिरावट। हेल्थ ऑफ अर्थ, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है, हमारा पृथ्वी, जो हमारा ग्रह है, इसकी जो जो हेल्थ है, जैसे हम इंसान है, मनुष्य है, हमारी भी हेल्थ होती है, वो भी डिक्लाइन करती है। जब हम बीमार होते हैं तो हम कह सकते हैं हमारी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, और जब हम रिकवर करते हैं बीमारी से तो हम कहते हैं इंक्लाइन कर रही है, यानी कि हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। तो जैसे इंसानों की हेल्थ डिक्लाइन करती है, उसी प्रकार से जो हमारा प्लेनेट है उसकी हेल्थ भी डिक्लाइन करती है, अगर हम उसको नजरअंदाज करें तो। ठीक है, तो इन्होंने उसी नजरअंदाजी पे हो रहे जो मुद्दे हैं उनके बारे में अपना आर्टिकल लिखा था कि किस तरह से जो हमारा अर्थ है उसकी हेल्थ जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, हेल्थ खराब होती जा रही है, और ये कहा गया कि कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस। और आज भी जो उनके द्वारा जो ये लिखा गया आर्टिकल था, इसकी अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसी आर्टिकल की वजह से बहुत से लोगों को ये बात पता चल पाई कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो प्लेनेट है, वो अभी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट आर्टिकल था और आज भी हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement. It started nearly 25 years ago. ठीक है, कहते हैं कि ऐसी आज तक भी दुनिया में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है जिसने पूरी ह्यूमन रेस, यानी कि मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति को कहा जाता है एंटायर ह्यूमन रेस, का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हो जितना कि इस ग्रीन मूवमेंट ने। जो ग्रीन आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था 25 ईयर्स एगो, इसने इतना ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये कब हुआ था बच्चों? 1972 में। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। ये कहते हैं कि पहली जो ग्रीन पार्टी थी वो कहाँ पे फॉर्म हुई थी? न्यूजीलैंड में फॉर्म हुई थी। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, और तभी से ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये स्टार्ट हो गई थी और इसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। पीछे मुड़ करके ना देखना यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये मूवमेंट जो है वो आगे ही बढ़ती जा रही है, पीछे नहीं मुड़ रही। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. ठीक है, कि अब हम सिर्फ और सिर्फ मैकेनिस्टिक वे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक होलिस्टिक, यानी कि सबको लेकर के चलना है, इकोलॉजिकल वे, यानी कि इकोलॉजी का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इस नजरिए से दुनिया अब आगे बढ़ रही है। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun. ये कह रहे हैं कि जो ये शिफ्ट हुआ है ह्यूमन की परसेप्शन का, कि पहले ह्यूमन
इस नजरिए से पृथ्वी को नहीं देखा करता था, लेकिन अब उसका नजरिया बदला है। जैसे कि कोपरनिकस ने जब हमें सिखाया था पहली बार इतिहास में कि जो अर्थ है और साथ ही साथ दूसरे भी ग्रह हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ना कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये पहली बार ये बात किसने बोली थी? कोपरनिकस ने। तब से इंसानों का परसेप्शन जो था वो बदला। तो उसी तरीके से ग्रीन मूवमेंट की वजह से भी इंसान का, मनुष्य का परसेप्शन बदला है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism। और इसी मोमेंट के बाद से ये माना जाने लगा कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नहीं तो इससे पहले लोग इस बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे और सिर्फ ये समझते थे कि हम पृथ्वी से कितना से ज्यादा चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना इसका वो कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की कोई देखरेख नहीं करता था। लेकिन उसके बाद से, ग्रीन मूवमेंट के बाद से, लोग पृथ्वी को क्या समझने लगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म समझने लगे कि इसको भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इसको भी नुकसान होता है, इसकी भी हेल्थ है और ये भी, इसकी हेल्थ भी डिक्लाइन कर सकती है। ये लोगों ने इसके बाद जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक बहुत बड़ा बीइंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है और हम सब इसी के हिस्से हैं। It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved। इसकी खुद की क्या है? मेटाबॉलिक नीड्स हैं। मेटाबॉलिक नीड्स यानी कि कुछ जरूरतें हैं। मेटाबॉलिज्म होता है बच्चों, हमारा जो पाचन क्रिया है ना, उससे उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे इंसानों के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है, हम खाना खाते हैं, वो खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है उनका। तो ये सारा सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं बच्चों? मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, बल्कि अर्थ का भी अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और वाइटल प्रोसेस, और जैसे हमारे अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं आप अभी तक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस आपने पढ़े हैं बच्चों, जो इंसान के शरीर के अंदर चलते रहते हैं। ठीक है, जिसका ये सब पार्ट है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे उसका पार्ट है। तो इसी तरीके से अर्थ के अंदर भी, पृथ्वी के अंदर भी ये वाइटल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिसकी हमें क्या करनी चाहिए बच्चों? सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। यानी प्रिजर्व का मतलब होता है बचा के रखना चाहिए, संजो के रखना चाहिए। ठीक है, प्रिजर्व मीन्स संजो के रखना, बल्कि हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। Is it clear students? The Earth's vital signs reveal a patient in declining health। और जो अर्थ की जो वाइटल साइंस हैं, जो अभी जिस तरह से सिग्नल्स अर्थ दे रही है, उससे ये पता चलता है कि इसकी जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation। और हमें एक रोल निभाना होगा, क्या? किस चीज का? एथिकल ऑब्लिगेशंस, यानी कि हमें कुछ एथिकल ऑब्लिगेशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ चीजों में रोक लगानी पड़ेगी कि अब हमें ये चीजें नहीं करनी है, जो चीजें गलत हैं, जो हमारी पृथ्वी के लिए जो चीजें सही नहीं है, हमें वहां पे रोक लगानी पड़ेंगी, ताकि हम एक गुड स्टीवर्ड्स बन सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें इस प्लेनेट के, और रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके, जो कि जो हमारी लेगेसी चली आ रही है, ह्यूमंस की लेगेसी चली आ रही है, उसको आगे सौंप सके किनको? फ्यूचर जनरेशंस को। वरना क्या होगा बच्चों? आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल में या फिर मुश्किल हालात में हो सकती है, क्योंकि जब हमारी अर्थ की हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, तो यानी कि पूरी हेल्थ, पूरा का पूरा अर्थ का इन्वायरमेंट डिक्लाइन होगा, और अर्थ डिक्लाइन होगी, अर्थ की हालात खराब होगी, तो उसमें रहने वाले ह्यूमंस की हालात भी खराब होगी। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेकार सा प्लेनेट सौंप करके जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेंगी, और हमें बहुत सी चीजें जो गलत हो रही हैं, जो हमारे प्लेनेट के लिए गलत हैं, उनको रोकना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। The concept of sustainable development was popularized in the 1987 by the World Commission on Environment and Development। फिर आता है एक टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, और ये कब पॉपुलर हुआ? ये 1987 में पहली बार ये टर्म पॉपुलर हुआ, और उसको पॉपुलर करने वाला कमीशन कौन था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे जो कमीशन था, उसने इस चीज को पॉपुलर किया।
और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों आपने जैसे कि अपने ज्योग्राफी में भी पढ़ लिया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट यानी कि हमें प्रगति करनी है, लेकिन प्रगति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वी डू नॉट हार्म, जिसमें हम नेचर को हार्म ना करें, ठीक है। जिस डेवलपमेंट के वजह से कुदरत को नुकसान ना पहुंचे, अल्टीमेटली हमारा जो प्लेनेट है अर्थ है इसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। और किस टर्म में नुकसान ना पहुंचे, यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, खनिज पदार्थ निकालने होते हैं, पेड़ों की कटाई होती है, बहुत सारी चीजें आती है जब हम डेवलपमेंट चाहते हैं किसी देश का, ठीक है। लेकिन वो डेवलपमेंट ये ध्यान रखते हुए किया जाए कि हमें डेवलपमेंट भी करना है, पर इस तरह से सस्टेन करते हुए डेवलपमेंट करना है कि वो डेवलपमेंट आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचे, ठीक है। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दो जनरेशन तक ही वो डेवलपमेंट रहे और उस डेवलपमेंट के चक्कर में हमने अपने कंट्री के इतने ज्यादा रिसोर्सेज खराब कर दिए और इन्वायरमेंट को, नेचर को, या फिर आप कह सकते हैं इकोसिस्टम को इतना खराब कर दिया कि 4-5 जनरेशन के बाद वहां पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा टफ हो जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सब अगर हम ध्यान रखते हुए चलते हैं, नेचर के साथ ताल से ताल मिला के चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं डेवलपमेंट का, और साथ ही साथ कहें तो नेचर का अगर हम एक बैलेंस बना के चलते हैं तो उसे कहेंगे बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। In its report, it defined the idea was as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs। ठीक है बच्चों, वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई। उसमें क्या कहा गया था उस रिपोर्ट में कि हमें डेवलपमेंट ऐसी करनी है जो कि जो प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान की जो नीड्स हैं, ठीक है, जरूरतें हैं, उनको पूरा कर सके, लेकिन साथ ही साथ हमारी फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन होगी उसकी जरूरतों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। यानी कि हम सारा का सारा जो नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको अभी ही खत्म ना कर दें ताकि जो आने वाली जनरेशन होगी उनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया था। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." Inside the cage, there is no animal, but a mirror where you see yourself. ठीक है, अब एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाया गया है। लुसाका जाम्बिया में क्या है बच्चों, एक मिरर है, एक जू है। यानी कि जू क्या होता है बच्चों, एक चिड़ियाघर है जहां पे एक बड़ा सा केज लगाया गया है। केज पता है बच्चों क्या होता है, केज होता है पिंजरा, ठीक है, एक बड़ा पिंजरा है और उस पिंजरे के अंदर लिखा गया है, बाहर लिखा गया है द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, की इस पिंजरे के अंदर दुनिया का सबसे खूंखार जानवर है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। अगर आप केज के अंदर देखेंगे तो वहां पे आपको कोई भी एनिमल नहीं दिखेगा, लेकिन बाहर ऐसा लिखा हुआ है कि इनसाइड देयर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। पर वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आप लोगों को मिलेगा बच्चों एक मिरर, एक आईना, जहां पे आप खुद को देख सकते हैं। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has to realize the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब हम खुद को उस मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं, ठीक है। ये जो नेचर हमारे आसपास खराब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है, तरह तरह के नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, इस अर्थ पे, ठीक है। तो इसका जो रीजन है, इसके पीछे जो मेन कॉज है वो कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। These problems are self created, हमने खुद ने इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। और इसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कहा गया है कि ये बहुत ही इन जो एजेंसीज हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज में कि ये अवेयरनेस फैलाई जाए ताकि इंसान को महसूस हो कि वो गलत है, उसके वजह से ही ये अर्थ का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले, ग्रीन मूवमेंट के आने से पहले ये चीज इंसान को नहीं पता थी कि उसके वजह से अर्थ कितनी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने अवेयरनेस फैलाना शुरू करी और ये बताना शुरू करा कि जो हमारा तरीका है, ठीक है, हमारा तरीका क्या है, डोमिनेट करने का तरीका है। डोमिनेट करने का मतलब होता है बच्चों कि किसी पे अपना आधिपत्य जमा लेना, अधिकार समझना कि हाँ ये चीज मेरी है और मैं जैसा चाहूं इसको उस तरह से यूज कर सकता हूं। जैसा कि ह्यूमंस ने, जो ह्यूमन रेस है पूरी, आप कह सकते हैं इंसान की जो वो है, इंसानों ने शुरुआत से ही ये समझा है कि इस पृथ्वी पर हमारी हुकूमत है। क्योंकि इंसान ने जैसे जैसे वो डेवलप होता गया, इवोल्यूशन के साथ साथ
उसके अंदर जो बदलाव आया, उसका जो ब्रेन डेवलप हुआ, इतना कोई भी डेवलप नहीं हो पाया जितना कि इंसान डेवलप हुए, ठीक है। और जब वो डेवलप हुए और उन्होंने सेंस ऑफ पावर को महसूस किया कि हाँ, हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, हम बाकी जितने भी स्पीशीज हैं, चाहे वो कोई जानवर हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं। और हमने क्योंकि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ही की इसी वजह से, ठीक है। तो इंसान ही समझने लगा कि ये जो अर्थ है, इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा डोमिनेशन है, और डोमिनेट करेंगे किसी जगह को तो क्या करेंगे, उसका शोषण ही होगा, ठीक है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें डोमिनेशन वाली जो हमारे अंदर प्रैक्टिस है उसको खत्म करना है, और क्या अपने अंदर अपनाना है, अपने अंदर लाना है, अपने अंदर लाना है पार्टनरशिप। हमें डोमिनेशन नहीं करना है, हमें पार्टनरशिप करना है। यानी कि पार्टनरशिप किसके साथ, हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए बच्चों नेचर के साथ। और इवन इस नेचर में, इस अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं रह रहे, इंसान नहीं रह रहे, बहुत सारे जीव जंतु रह रहे हैं। तो हमें सबके साथ पार्टनरशिप बना के चलनी है कि हाँ ठीक है, हम भी अपना डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमारे डेवलपमेंट की वजह से कोई और स्पीशीज डिस्टर्ब ना हो, या फिर ये अर्थ डिस्टर्ब ना हो, अर्थ के जो भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से वेनिश ना हो जाए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, उसे कहा गया है बच्चों पार्टनरशिप। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है, बच्चों को समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। तो 14 lakhs लिविंग स्पीशीज है हमारी अर्थ में। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकेटलॉग्ड लिविंग स्पीशीज। और अभी भी कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि क्या की गई है बच्चों, डिस्कवर नहीं की गई है। बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट अबाउट 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। यानी कि वही जो मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सी स्पीशीज अभी भी ऐसी हैं जो जिनका कि डिस्कवर नहीं किया गया है, एंड दे आर स्टिल इन ignominious darkness। यानी कि वो अभी भी दैट आर नॉट डिस्कवर्ड, नॉट नोन कह सकते हैं, या फिर नॉट डिस्कवर्ड कह सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी भी नहीं पता है। और ऐसी कितनी है, 100 मिलियन और हैं बच्चों, ठीक है। 100 मिलियन मतलब इस अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज है। हम ये समझने की गलती ना करें कि अर्थ सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की है, इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, और हमें उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहिए। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट inter ally with the question of ecology and environment was the ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। अब इसमें बताया जा रहा है कि कोई एक इंटरनेशनल कमीशन थी पहले, जो कि अलायंस थी, यानी कि एक पार्टनर थी किसकी, इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाले कमीशन की, ब्रांड कमीशन की, जिसमें कि एक अच्छी डिस्टिंग्विश्ड पोस्ट पे कौन थे, एक इंडियन थे एज वन ऑफ इट्स मेंबर्स। वो उसके मेंबर भी थे, जिनका नाम क्या था स्टूडेंट्स, मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और उसमें पहली बार ये क्वेश्चन रेज किया गया था, यानी कि ये सवाल उठाया गया था। क्या था वो सवाल बच्चों, आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स और स्कॉच्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्प्रोवाइज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। क्या हम आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, सक्सेसर्स हैं, ठीक है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको क्या कहेंगे बच्चों, सक्सेसर्स कहेंगे। जो जनरेशन आगे आने वाली है, जो जनरेशन जा चुकी है उनको कहते हैं प्रेडिसेसर्स, ठीक है। तो क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए एक ऐसा प्लेनेट, स्कॉच्ड प्लेनेट यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो, डेजर्ट हो, यानी कि रेगिस्तान हो, ऐसा प्लेनेट छोड़ना चाह रहे हैं। इम्प्रूविश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरमेंट, और एक बीमार वातावरण उनके लिए छोड़कर जाना चाह रहे हैं, ऐसा सवाल पूछा गया था उस कमीशन की रिपोर्ट में। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four. ठीक है, जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के बारे में बताया गया कि चार बड़े प्रिंसिपल्स हैं जो इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं। वो क्या क्या हैं बच्चों, दे आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। यानी कि फिशरीज यानी कि बच्चों जहाँ पे फिशेस वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, एक एरिया तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है बच्चों हमारा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी कि हमारे जंगल, जितने भी जंगल वाला एरिया है, दूसरा वो। तीसरा है बच्चों ग्रास लैंड्स यानी कि घास के मैदान, और चौथा है क्रॉपलैंड्स, यहाँ पे की क्या की जाती है बच्चों, क्रॉप उगाई जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और यही क्या है, फाउंडेशन रखती है किसका, जो हमारी ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि पूरे के पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो इन्हीं चीजों की वजह से चल रही है। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड टॉपलैंड्स,
इसको आप स्टूडेंट साथ के साथ नोट भी कर लें, क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि वो 4 चीजें क्या हैं, व्हाट आर दोस 4 बेसिक फाउंडेशन थिंग्स दैट फॉर्म द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था वाला जो सिस्टम है, इस ढांचे को क्या 4 चीजें मिलकर के बनाती हैं, क्या उसकी बुनियाद को बनाती हैं। तो वो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। क्लियर स्टूडेंट्स? In addition to supplying our food, these 4 ecosystems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum. अब इसमें बताया जा रहा है कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या सप्लाई कर रही है, ये दुनिया में जितना भी सबसे ज्यादा खाना आ रहा है, ठीक है, फूड आ रहा है, वो यही जगहों से आ रहा है। आप देख भी सकते हैं फिशरीज से, ठीक है, मछलियों से भी कितना ज्यादा जो ये सी फूड है ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। कई लोगों का जो है फिश हो गया या फिर जो आप कह सकते हैं सी फूड है, वो एक फूड का, एक हमारे खाने का एक मेजर पार्ट है। अगर इंडिया की बात की जाए या फिर बहुत सारी कंट्रीज की बात की जाए, वहाँ सी फूड एक मेजर रोल प्ले करता है उनके उसमें प्लेटर में, उनके खाने में। दूसरा होता है बच्चों फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से भी कितनी सारी चीजें हैं फूड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो जो हमें मिल रही है। तीसरा है बच्चों ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदानों में जो जानवर पाए जाते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो हम तक खाना पहुंच रहा है। और फोर्थ हो जाता है बच्चों क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड्स तो आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही है, तो वो तो हमारा क्या बोलते हैं, राइस बॉल भी बोल सकते हैं उसको, व्हीट बॉल बोल सकते हैं, जहां से कि लोगों को अनाज वगैरह खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं फूड को सप्लाई करने में। लेकिन ये साथ साथ और भी क्या करते हैं बच्चों, रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। फूड तो सप्लाई कर ही रहे हैं, बट रॉ मटेरियल भी सप्लाई होता है फिशरी से, फॉरेस्ट से, ग्रासलैंड, इन सब जगहों से, ठीक है। सिर्फ ये क्या नहीं सप्लाई करते हैं, तो वो है मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स यहाँ से नहीं मिलते हैं। और दूसरा पेट्रोल, पेट्रोलियम वगैरह यहाँ से नहीं मिलता है, ये डिराइव्ड सिंथेटिक से, इनके लिए अलग से माइनिंग वगैरह करनी पड़ती है। इन 2 चीजों को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी चीजों की जरूरत इंसान को पड़ती है वो सारी यहीं से आ रही है, इसलिए इनको बोला गया है फंडामेंटल्स, ठीक है, बेसिक्स। In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level. और अब ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत सी जगहों पे ये क्या होता जा रहा है, अनसस्टेनेबल होता जा रहा है, यानी कि सस्टेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। अब इनकी प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है, यानी कि जो चीजें हमें क्रॉपलैंड से पहले जितनी क्रॉप मिला करती थी उतनी क्रॉप नहीं मिल रही है। फॉरेस्ट से जो रिसोर्सेज मिलते थे वो नहीं आ रहे, फिशरीज और साथ ही साथ हमारे ग्रासलैंड्स हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। वी विल पॉज हियर एंड we will continue this chapter in the next class. Till then, take care, have a good day, and thank you, students.